हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपसे जुड़ रहा हूं। हमारे विषय का नाम है कॉलेज, कोचिंग और युवाओं के सपने। एक 17-18 साल का युवा जब अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट करता है और किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले रहा होता है तो वो सबसे ज्यादा उत्साहित होता है तो अपने भविष्य को लेकर वो नए नए सपनों को बुन रहा होता है। वो चाहता है कि वो अपने अंदर की सारी संभावनाओं को आने वाले कुछ सालों में वास्तविकता में बदल दे। और भारत में जो सरकारी नौकरी को लेकर लोगों का लगाव है, लोगों का सकारात्मक रवैया है, उस कारण लगभग सारे युवा कहीं ना कहीं सिविल सर्विस तैयारी या सरकारी नौकरी की तैयारी की ओर प्रेरित होते हैं। और वो चाहते हैं कि इसी कॉलेज लाइफ में अपने आप को वो इस तरह से तैयार कर लें कि वो जल्द ही से जल्द किसी नौकरी को पा लें और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। बात जब मिडिल क्लास के बच्चों की होती है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे, वो और भी भावुक होते हैं। और मैं कोई नकारात्मक सेंस में नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड हूं। तो मैंने देखा है कि कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा सपने और वास्तविकता के बीच में हमेशा फंसा रहता है। वो चाहता है कि जल्द से जल्द हम अपने सपनों को पाकर अपने परिवार, अपने समाज को कुछ दे सकें। और इसी क्रम में वो चाहता है कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से तैयारी कर सके, एक सही दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, वो गलतियां नहीं करना चाहता। एक युवा जिसकी उम्र 17 या 18 साल है, हजारों सपने हैं उसके साथ, वो समाज या अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देना चाहता है। इन्हीं सब में उसके मन में एक उहापोह रहती है कि वो कोई गलती ना करे, और साथ में वो हमेशा तलाश करता है एक समर्थन की, एक सपोर्ट इकोसिस्टम की, जो उसको उसके सपनों से जोड़ दे। ये कोई नई स्थिति नहीं है, ये हमेशा से चली आने वाली एक स्थिति है। पर जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन आया है कोचिंग कल्चर का। पहले बच्चा कैंपस में, कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटी में रहता था, उसी में अपनी कॉलेज की पढ़ाई को एंजॉय करता था, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को एंजॉय करता था। पर आज जो नया कल्चर आया है वो ये कल्चर आया है कि अब बच्चा कॉलेज से ज्यादा कोचिंग को महत्व दे रहा है। तो मैं इसी संदर्भ में एक बात करने जा रहा हूं कि जो नया ट्रेंड है वो क्या है और वो नया ट्रेंड क्यों बन रहा है। फिर दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा कि एक कॉलेज का क्या महत्व है और एक कॉलेज में ऐसा किस चीज का अभाव है या ऐसा क्या एब्सेंट है जो वो बच्चों के सपनों को पूरा करने में सहायक नहीं हो सकता। फिर हम यहां यह भी समझेंगे कि कोचिंग का क्या रोल है, कोचिंग के क्या सकारात्मक पक्ष हैं, कोचिंग के क्या नकारात्मक पक्ष हैं, और क्या कोचिंग मात्र एक सॉल्यूशन है अपने सपनों को पूरा करने का, या हमें कॉलेज को इग्नोर कर देना चाहिए, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कोचिंग करके खुद को गलत रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम आज के इस लेक्चर में या इस वार्ता में, इस डिबेट में, डिस्कशन में समझेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि जो भी मैं आज कंटेंट आपके सामने रख रहा हूं उसमें मैं दोनों पक्ष आपको बताऊंगा और आप पूर्णतः आजाद हैं किसी भी पक्ष को चुनने के। मैं आपका कोई ओपिनियन नहीं बनाने जा रहा, बस मैं आपको कुछ तथ्य, कुछ तर्क, कुछ लॉजिक बताने जा रहा हूं
आप अपनी मानसिक क्षमता का यूज करके एक निर्णय में पहुंचेंगे। हाँ, वीडियो के अंत में मैं अपना एक सुझाव या अपना एक व्यक्तिगत राय जरूर दूंगा। और आज का जो लेक्चर या जो हम बातें करने जा रहे हैं वो बेसिकली मैंने अपने जीवन, अपने अनुभव और अपने आसपास के माहौल से देखा है। और साथ में इसमें जो मैंने सबसे ज्यादा सहारा लिया है वो एक ट्रेनिंग पोर्टल आईपैक ट्रेनिंग पोर्टल है जो भारत में टीचरों से जुड़ा हुआ है। तो वहां के कुछ डेटा या कुछ उसका इंसाइट मैं आपके सामने रखूंगा। बात पहले करते हैं कि ट्रेंड क्या बदल रहा है। तो ट्रेंड ये बदल रहा है कि पहले जो बच्चा सिविल सर्विस की तैयारी करता था या कोचिंग करता था वो बेसिकली ग्रेजुएशन करने के बाद किसी अन्य संस्थान से जुड़ता था और फिर वो तैयारी करता था। उसकी उम्र 21-22 साल उस समय होती थी और वो फिर तैयारी करता था और अपनी करियर की दिशा को तय करता था। पर आज के समय में बच्चा ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से ही तैयारी करने लगा है। यहां तक तो कई लोग इंटर के बाद तुरंत तैयारी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और पहला निर्णय उनका यह होता है कि कोचिंग कौन सी एडमिशन लिया जाए। यूनिवर्सिटी और कैंपस तो एक अलग बात है या कॉलेज तो एक अलग चीज है। सवाल है कि ये जो ट्रेंड बदला इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या रीजन है जो इतना परिवर्तन आ गया। तो सबसे बड़ा जो इसका एक मेन कारण है उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और सोशल मीडिया के कारण हर हाथ में फोन है और सोशल मीडिया में लगातार रील्स, वीडियो, शॉर्ट्स वो देखते हैं और वो देखते हैं कि कैसे एक आईएएस के पास बहुत सारी पावर होती है, एक आईपीएस के बाद पास बहुत सारी पावर होती है। इस तरह से वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उन्हें लगता है बस अब मैं भी अधिकारी बन जाऊं। क्योंकि सोशल मीडिया में सिविल सर्वेंट जो होते हैं उनका केवल सकारात्मक पक्ष दिखाया जाता है, या मैं ये भी बोल सकता हूं कि वो कुछ ना कुछ अतिशयोक्ति भी होती है। क्योंकि सोशल मीडिया किसी भी तरह की घटना का पूरा चित्रण नहीं करता, वो केवल आधा चित्रण करता है या जितना जरूरी होता है वो केवल उतना करता है। और हम उस आधे चित्र को या उस इनकम्प्लीट पिक्चर को, इनकम्प्लीट फिनोमिना को कंप्लीट मान लेते हैं और हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं और हमें लगता है कि बस कोचिंग में जाकर एडमिशन ले लो, आईएएस आईपीएस तो बन ही जाएंगे। हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी बात जो नया चेंज आया है वो ये चेंज आया है कि पहले हम कोचिंग में जाते थे, एडमिशन लेते थे, पढ़ते थे। तो पहले हम सोचते थे कि हम कॉलेज में अपना पूरा टाइम स्पेंड कर लें, कॉलेज को एंजॉय कर लें, फिर हम कॉलेज के बाद कोचिंग चले जाएंगे। लेकिन आज कोचिंग आपके घर में आ चुकी है। मैं देखता हूं कि आजकल कई कोचिंग इस बात का भी दावा करती हैं कि आप हमारे यहां एडमिशन लीजिए, 3 साल का कोर्स करिए, 4 साल का कोर्स करिए, हम आपको बीए और एमए की डिग्री, बीएससी या एमएससी की डिग्री दे देंगे। किसी ना किसी यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बच्चे को वहां क्लास जाने की कोई जरूरत नहीं होती, बच्चा जहां कोचिंग में पढ़ रहा होता है और वहां पर उसके सारे दस्तावेज तैयार हो रहे होते हैं। साथ में ऑनलाइन जो कोचिंग का कल्चर चला उस कारण भी बच्चे का कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसे कहीं जाने की जरूरत है नहीं, घर में भी वो कोचिंग करने लगता है। और इस तरह से एक परिवर्तन आया है और कोचिंग की जो मशरूमिंग हुई है, जो कोचिंग कल्चर बढ़ा है, वो बहुत तेजी से बढ़ा है। आप आईपैक की रिपोर्ट भी देखेंगे तो कोचिंग इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हुई है और जो ऑनलाइन कोचिंग की ग्रोथ है खासकर कोरोना के बाद से वो भी बहुत तेजी से बढ़ा है। तो मैंने आपको यह बताया कि एक जो इस समय की वास्तविकता है वो क्या है। पर
पर अब सवाल है कि यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज होते हैं, क्या उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है? सिविल सर्विस की तैयारी करने में जिस चीज की जरूरत है, क्या वो केवल कोचिंग दे सकती है? इसकी अगर बात करें तो पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज की कि आखिर इसका पर्पज क्या होता है। यूनिवर्सिटी जिस शब्द से बना है, आपने सुना भी होगा यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब संपूर्ण या हॉलिस्टिक। तो बेसिकली जब हम यूनिवर्सिटी या कैंपस में या कॉलेज में जाते हैं तो हम केवल एक डिग्री लेने नहीं जाते, वो हमें संपूर्ण रूप से विकसित करता है। संपूर्ण का मतलब है एक इंसान के दिमाग का भी ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, उसकी पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट होता है, उसके संज्ञानात्मक, उसके भावनात्मक सारे पक्षों का विकास होता है। आप देखिए यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती हैं। वहाँ स्टूडेंट न केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है बल्कि स्किल को भी सीखता है। वहाँ अपने इमोशनल पोटेंशियल या उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, इमोशनल मैनेजमेंट करना सीखता है, लीडरशिप करना सीखता है, सोसाइटी में कैसे खुद को रखा जाता है वो सीखता है, छोटी से छोटी चीज के साथ कैसे स्ट्रगल करना है, बड़ी से बड़ी चीजों को कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीजों को सीखता है। जब एक स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है तो वो एक नए लेवल के या नए स्तर के सोशलाइजेशन को सीख रहा होता है, हर तरह की कंडीशन में उसे रहना आता है। और अगर कुछ ही शब्दों में कहा जाए तो बस ये कहा जा सकता है कि अगर बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है, समय देता है, तो अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को बहुत बेहतर करता है। उसे तरह तरह के डाइवर्स एनवायरनमेंट मिलते हैं, सब्जेक्ट कई तरह के मिलते हैं, सब्जेक्टों को देखने का तरीका मिलता है, साथ में उसे लोग भी कई तरह के मिलते हैं, स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल और नेता लोग भी मिलते हैं। तो कहने का मतलब यूनिवर्सिटी एक ऐसा कैंपस होता है जहां पर आपको बिल्कुल एक नए आकार में ढाल दिया जाता है। जैसे सोने को गर्म करके आभूषण बनाया जाता है, वहां यही हाल होता है, इसी तरह का कुछ फिनोमेना होता है। और 3 साल में हम अपने आप को जब बेहतर कर लेते हैं और फिर हम करियर की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो जब आपका पूरा व्यक्तित्व अच्छा हो जाता है तो फिर आपके वो लाइफ टाइम काम आता है। और ये बात आप भी बहुत बेहतर जानते हो। मेरा वीडियो जो भी देख रहे हो, अगर वो कभी कॉलेज में, हॉस्टल में रहे होंगे तो अब उन्हें पता हो गया होगा कि जीवन में कंप्रोमाइज करना क्या होता है, और बड़े आराम से खुश होकर वो कंप्रोमाइज कर लेते होंगे। खाना नहीं है तो मैगी खा लेंगे, कोई दोस्त अगर नाराज है तो उसको मना लेंगे, किसी भी कंडीशन में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की जरूरतों को समझेंगे। और जो कभी कॉलेज या कभी हॉस्टल लाइफ में नहीं रहा होगा, वो छोटी छोटी बातों में नाराज रहेगा, नए एनवायरनमेंट को एडॉप्ट नहीं कर पाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, इरिटेट रहेगा, और ये सब से उसी का प्रोडक्टिविटी कम होगी। बात अब करते हैं कि अगर कॉलेज हमें ये सब देता है तो फिर हम और सी क्या चीजें सीख लें जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो वो है किसी एग्जाम या किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए हमें सिलेबस को कवर करना होता है, और वहां पर स्पेशलाइजेशन की डिमांड होती है, उस एग्जाम के पैटर्न को समझना होता है। जैसे आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कॉलेज में आपको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगा सिविल सर्विस के लिए। हाँ, आपका संपूर्ण व्यक्तित्व जरूर बेहतर हो जाएगा, लेकिन आपको वहां किसी प्रॉपर ऐसे एनवायरनमेंट को खोजने में समय लग सकता है, या शायद मिले भी ना, जो आपको केवल सिविल सर्विस के लिए तैयारी कराए, और इसी में आप चले जाते हो कोचिंग में। अब एक बात समझिएगा कि आज ट्रेंड बदल गया। अब आज बच्चा पहले ही कोचिंग में चला जाता है और कहीं ना कहीं वो अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को मिस कर देता है। इस बात को अभी यही रोकते हैं। अभी मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज का क्या रोल होता है। यहां के बाद हम दूसरे सब्जेक्ट में चलते हैं कि कोचिंग क्या करती है।
तो बेसिकली जो कोचिंग का अच्छा पक्ष है मैं आपको वो बता दूं, क्योंकि मैं भी कोचिंग से ही जुड़ा हुआ हूं और मेरा कोई पहले से एक तय फिनोमिना नहीं है मैं आपको किसी निर्णय में ले जाऊं, तो इसीलिए मैं सारे पक्ष आपके सामने रख रहा हूं। कोचिंग बेसिकली एक ऐसी संस्था होती है जो किसी एग्जाम के स्पेशलाइजेशन को अपने पास रखती है और बच्चों को वो नॉलेज दे देती है। जब बच्चा खुद से तैयारी करेगा, बिना कोचिंग के तैयारी करेगा, तो शायद 3 से 4 साल समय लगेगा, क्योंकि कई बार गलतियां करेगा, फिर वो सीखेगा। और जब आज सिविल सर्विस एग्जाम की होती है तो ये चीज और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कोचिंग वहीं उसकी उन गलतियों को कम कर देती है। अभी मैं एक आदर्श कोचिंग की बात कर रहा हूं, एक आइडियल कोचिंग की। तो बेसिकली कोचिंग उसकी उन गलतियों को बहुत कम कर देती है, उसकी मेहनत की क्वालिटी को बढ़ा देती है, और जो सबसे मेन रोल है कि जब बच्चा कोचिंग करता है तो कुछ अच्छे लोगों के साथ जुड़ता है। और आपको ये बात बहुत बेहतर से तरीके से पता होगा कि सिविल सर्विस में जितना रोल टीचर का है उससे कहीं ज्यादा रोल अच्छे साथ पढ़ने वाले बच्चों का है। तो जब आप कोचिंग जाते हो तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहां पर आप केवल उसी के बारे में पढ़ रहे होते हो, स्पेशलाइजेशन होता है, डायरेक्शन प्रॉपर मिलती है, जब भी आपको सहायता चाहिए होता है तो कोई ना कोई आपके लिए अवेलेबल रहता है, और आपको एक डर भी नहीं रहता कि मैं गलत दिशा में ना जा रहा हूं। तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि डरा हुआ इंसान कभी अपने पूरी पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाता। तो कोचिंग आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है। पर अब हम दूसरे साइड की बात करते हैं कि आज की कोचिंग क्या है। तो आज अगर आप कोचिंग को देखें तो आज की कोचिंग कॉरपोरेट मॉडल पे डेवलप हो रही है। पहले कोचिंग जो होती थी वो किसी एक टीचर की होती थी। टीचर का कोचिंग से, कोचिंग के बच्चों के साथ एक लगाव रहता था, और उससे भी ज्यादा जरूरी था कि टीचर की अकाउंटेबिलिटी भी रहती थी कि अगर रिजल्ट नहीं आएंगे तो कोचिंग नहीं चलेगी। तो वो रात दिन बच्चों के साथ मेहनत करता था, ईमानदारी से मेहनत करता था, और कहीं ना कहीं बच्चों से उसका भावनात्मक लगाव जब होता था तो फिर बच्चों के साथ वो गलत नहीं करता था। टीचर बच्चे से जुड़ा होता था, बच्चे के माँ बाप से जुड़ा होता था, और टीचर बच्चे की भावनाओं को महसूस करता था, और बच्चों में भी टीचर को लेकर सम्मान था। पर जब लालच आता है, जब लोभ आता है, तो चीजें सब बिगड़ने लगती हैं। ऐसे ही कुछ हॉस्पिटल में कल्चर में हुआ। पहले जो हॉस्पिटल होते थे वो किसी एक डॉक्टर का होता था, ब्रांडेड से। आप कई हॉस्पिटल ऐसे जानते होंगे जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, और वहां कहीं भी मरीज के लिए कोई इमोशनल साइड नहीं होता, खुली लूट चल रही होती है। एक एक दिन का 2-2, 2.5 लाख रुपए, या डेड बॉडी को आईसीयू में रखकर पैसा कमाना, क्योंकि अब उन्हें केवल पैसा कमाना है। और बात यह है कि जब कॉर्पोरेट मॉडल अपनाओगे आप, जब एडवर्टीज करोगे, जब हर तरह की फैसिलिटी देने की कोशिश करोगे जो अनावश्यक है लेकिन अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है, मेडिकल फैसिलिटी से ज्यादा अट्रैक्ट करने की फैसिलिटी आप दोगे, तो जब इतना खर्च करोगे, जब ब्रांडिंग करोगे, जब एडवर्टीज करोगे, तो उसका पैसा भी तो कहीं ना कहीं से निकाला ही जाएगा, और वही बोझ मरीजों की जेब में पड़ता है। सेम यही चीज कोचिंग में आज की डेट में देखने को मिलेगी। आज कोचिंगों में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा लगता है, और कोचिंग अब किसी टीचर की नहीं होती, अब बेसिकली एक ब्रांड की होती है, और उस ब्रांड का केवल एक काम होता है, पैसा कमाना। उसे पता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। जब उसके पास पैसा आएगा तो किसी ना किसी तरह का एडवर्टीज करके वो फिर से बच्चों को ले आएगा, और जब फिर से बच्चे आ जाएंगे तो फिर वो कमाएगा, और उसे पता है कि अब रिजल्ट की कोई जरूरत नहीं है। और एक हार्श रियलिटी है, लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं कि कोचिंग शायद कहीं ना कहीं, मैं जनरल बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो इसको थोड़ी अलग कर लेना, और जनरल अगर आप बात करो तो कहीं ना कहीं सारी कोचिंगें हमें अब बेवकूफ बना रही हैं। और खासकर जो आप बड़े बड़े ब्रांड देखते हो तो उसमें तो ये चीज और पाओगे। और इस सब के पीछे जो एक कॉन्सेप्ट है वो है न्यूरो मार्केटिंग। न्यूरो मार्केटिंग का क्या मतलब होता है कि आप कोई सामान नहीं खरीदते खुद से, बल्कि आपको वो प्रोडक्ट खुद अट्रैक्ट करवाता है अपने साइड, और आपको जबरदस्ती
एक डिमांड क्रिएट कर देता है, फिर आप उससे ले लेते हो। आपको लगता है कि आपने लिया, पर वास्तव में उस प्रोडक्ट ने खुद को बेचा है। आप तो केवल एक इकोनॉमिकल स्लेव हो, और यही इस समय कोचिंगों में हो रहा है। आज कोचिंग में बड़े बड़े ब्रांड हैं, खूब एडवर्टीज होता है, खूब रिजल्ट पब्लिश किया जाता है। और आपको भी पता है कि अभी पिछले भारत की सबसे बड़ी जो 20 कोचिंगें थी, उनमें फेक एडवर्टीज के कारण उनको फाइन देना पड़ा, और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वास्तव में देखा जाए तो प्रतीकात्मक महत्व है इसका, लेकिन कोई सब्सटेंटिव या कोई तात्विक महत्व नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट देना पड़ा था और उन्होंने दे दिया। उनसे आप कहिए तो हर साल वो दे देंगे, अगर उन्हें फेक रिजल्ट लगाने की परमिशन दे दी जाए। और वो ये सब जो काम कर रहे हैं, मैं उससे कोई मुझे सवाल शिकवा नहीं है, क्योंकि उनका काम अगर पैसा कमाना है, उनका काम पर्पज पैसा कमाना है, तो करेंगे। वो आपसे कुछ भी कहेंगे, वो कुछ भी करेंगे, उनका हक है। पर क्या हमारा ये अधिकार और कर्तव्य नहीं है कि हम खुद को सही जगह जोड़ें? क्या हमारा ये अधिकार व कर्तव्य नहीं है कि हम अपने आप को बेवकूफ बनने से रोकें? क्या हम सोशल मीडिया की रील या कोचिंग के ऑफिस या रिसेप्शन में बैठे किसी को देखकर इतने अट्रैक्ट हो जाएं, इतने इमोशनल हो जाएं कि हमें खुद का लॉजिक ही यूज करना बंद कर देना पड़े? क्या हम अपने आप को लॉजिकल नहीं रख सकते? क्या हमारे सपने इतने हमारे ऊपर प्रभावी हो जाते हैं, इतने इमोशनल हम हो जाते हैं अपने सपनों को लेकर कि हम उन्हीं सपनों का गला घोंट देते हैं? या हमारे सपने का किसी बड़े ब्रांड के साथ खिलवाड़ हो जाता है, या हमारे सपने ही बेच दिए जाते हैं? और ये कलयुग है, यहां ये सब होना ही होना है। सोशल मीडिया में, रियलिटी शो में सबसे ज्यादा फेक चीजें दिखाई जा रही हैं। वहां गरीब बना के गरीबी को बेच के अमीर और अमीर हो रहा है। वहां इमोशनल बेचे जा रहे हैं, सॉरी इमोशंस बेचे जा रहे हैं। पहले 18, 19, 20 साल के लोगों के इमोशन बेचे जा रहे थे, आज 8, 9 साल के बच्चों के इमोशन बेचे जा रहे हैं। तो उनका काम करना है, लेकिन भगवान ने हमें भी तो उतना ही दिमाग दिया है। तो ये हमारा औचित्य, हमारा दायित्व बनता है औचित्यपूर्ण कि हम अपने आप को बेवकूफ बनने से रोकें। सोचो, आप जा रहे हो, अपने आप को सुधार करने जा रहे हो, और वहां पर 1500 बच्चे, 1600 बच्चे, 500 बच्चे बैठे। मैं ऐसा नहीं कि मैं कोचिंग इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा, मैंने भी पढ़ाया है, और एक क्लास में मैं पढ़ाया जिसमें 800 बच्चे थे। मुझे एक आश्चर्य हो रहा था कि देखो, इसमें केवल 5 या 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी 500 तो केवल पैसे बर्बाद कर रहे हैं और केवल खुश हो रहे हैं। सोचो, जिस क्लास में 600 बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो एक बच्चा भी 1 मिनट ले ले, एक सवाल पूछ ले, तो 600 मिनट लग जाएगा एक क्लास का। और आपको भी पता है कि 600 मिनट कितना होता है, 10 घंटे। और 10 घंटे का कोई बैच नहीं चलता, मात्र 2 घंटे कोई बैच मैक्सिमम चलता है, उसमें भी 30 मिनट पढ़ाई होती है, बाकी इमोशनल किया जाता है आपको, क्योंकि आपको इमोशन होना अच्छा लगता है। जैसे इमोशनल होगे, लॉजिकल नहीं होगे। तो आप खुद सोचो एक बार कि क्या आप ऐसी जगह जाके मात्र खुश हो रहे हो कि भविष्य में खुश होना चाहते हो? दूसरी बात, अगर मैं देखूं कि कई कोचिंगों का मैं एडवर्टीज देखता हूं, 5000 सिलेक्शन। मैंने इलाहाबाद की बात कर रहा हूं, आप भी कभी देखिएगा, जो भी इलाहाबाद के बच्चे देख रहे हो, 5000 प्लस सिलेक्शन, 6000 प्लस सिलेक्शन। मैं कहता हूं कभी इंस्टीट्यूट जाओ और उनसे कहो कि 100 रिजल्ट मुझे दिखा दो। अगर कोचिंग को खुले हुए 10 साल हो गए हैं और आप 5000 सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं आपने हर साल कितना सिलेक्शन दिया है। और अगर इतना सिलेक्शन हो रहा है तो आपके यहां पढ़ कितने बच्चे रहे होंगे? कभी एक बार से सवाल करिए। मैंने तो देखा है कि कोचिंग हिंदी मीडियम की है, रिजल्ट इंग्लिश मीडियम का छाप रही है। कोचिंग में जो रिजल्ट आ रहा है वो एक ऑप्शनल रिजल्ट है, पर बच्चे वो जीएस में अट्रैक्ट कर रही है उसके थ्रू। ऐसी कई क्लास है, ऑप्शनल की एक क्लास की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें 700 से 800 बच्चा बैठता है और टीचर वही पढ़ाता है जो उसके नोट्स में लिखा हुआ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि क्योंकि ये सारा मामला ऑनलाइन रहेगा और मैं कोई
कंट्रोवर्शियल इशू के लिए नहीं यहां पर आया, या किसी तरह का यूट्यूबर बनने नहीं आया। तो बहुत खुली तौर पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर हम बेवकूफ बन रहे हैं तो ये हमारी गलती है, क्योंकि आपको भी पता है कि जीवन जीने का तरीका हर युग में अलग अलग है। त्रेता युग में राम की तरह आदर्श होने की अगर बात की गई, तो द्वापर युग में कृष्ण की बात की गई। ये कसौटियां हैं, ये हमारे हीरो हैं। जिस समय जिस तरह की हमें मूल्यों की जरूरत थी, हमने उस तरह के हीरो को देखा है अपने साथ। हमने त्रेता युग में राम जैसा हीरो देखा और आदर्श थे वो हमारे। हमने द्वापर युग में कृष्ण जैसा हीरो देखा, वो भी आदर्श थे। तो हमें कलयुग के लिए भी कुछ ना कुछ समझना होगा, और यह समझना होगा कि हमें कैसा अपने साथ जस्टिस करना है, क्योंकि यहां कोई आपके साथ न्याय करने नहीं आया। आपके मां बाप बस आपके साथ हैं। और कई बार तो मुझे यह लगता है कि हम भी अपने साथ नहीं होते, हम खुद अपने आप को बेवकूफ बना रहे होते हैं। किसी बड़े ब्रांड के नाम पर खुद अपने सपनों के साथ हम मजाक कर रहे होते हैं। और मैं ये कहता भी हूं कि सिविल सर्विस की तैयारी में अगर किसी एरिया में 1 लाख लोग रह रहे हैं तो मात्र 10,000 लोग तैयारी कर रहे हैं। 90,000 लोग तो वो कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो खुश हो रहे हैं। तो कहने का मेरा यह मतलब है कि कोचिंग खुद लिख देती है कि भारत की सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान, और हम उसको मान भी लेते हैं। मैं कह दूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ टीचर हूं और आप मान लो, तो फिर आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। मैं अपने बारे में खुद बता रहा हूं और आप विश्वास कर रहे हैं, ये तो फिर एक समस्या है, और शायद आप अधिकारी बनने लायक भी नहीं हो फिर, और इसीलिए फिर आप फंस रहे हो। तो अच्छी बात है। मैं तो कई बार मजाक में भी कहता हूं, अगर आपको किसी का सिलेक्शन रुकवाना है तो उसे कुछ कोचिंगों में भेज दो, क्योंकि वो 2 साल कोचिंग जाएगा। कोचिंग में आपको हर वो चीज दी जाएगी जो अच्छी लगे, पर अच्छी नहीं होगी, और आप खुश रहोगे। और जब खुश रहोगे तो आप वहां पर पैसे दोगे तो उनका फायदा होगा, पर आपका क्या होगा ये भी आप जानते हो। आपको बहुत अच्छे कलरफुल नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन क्लास में कभी सोचने का, कभी इंटरेक्टिव क्लास ही नहीं होगी। आपसे कभी किसी चीज पे बात ही नहीं की जाएगी। और मैं एक बहुत हार्श रियलिटी बताता हूं विद फैक्ट। यूपीएससी की जितनी कोचिंग आप भारत में चल रही हैं, उसमें से मैं 70 से 80% कोचिंग का दावा कर रहा हूं, जिसको लेकर आज मैं बात करना चाहता हूं, कि सब वर्ल्ड हिस्ट्री आपको 2 महीने पढ़ाती हैं। 1.5 से 2 महीने, मतलब 45 दिन, जबकि उससे क्वेश्चन किसी भी साल एक से ज्यादा नहीं आया। एवरेज अगर देखा जाए तो 2 साल में क्वेश्चन आता है वर्ल्ड हिस्ट्री का, मतलब हर साल उससे 6 से 7 नंबर का सवाल आता है। उसको आप हर बैच में 45 दिन पढ़ाते हो। वही एथिक्स, वही ऐसे, जिससे 250 मार्क्स आते हैं। सपोज करिए ऐसे जैसा सब्जेक्ट जिसमें आप पढ़ के 140 नंबर 150 नंबर ला सकते हो, और वर्ल्ड हिस्ट्री चाहे आप 1 साल पूरा पढ़ लोगे तो आपके 4 नंबर से ज्यादा नहीं आएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री दिन भर पढ़ो, रात दिन पढ़ो, पूरे साल पढ़ो, तब आपके आएंगे मैक्सिमम 4 से 5 नंबर। अगर आप 15 दिन भी ऐसे पढ़ लेते हो, एथिक्स पढ़ लेते हो या अदर सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, तो आप ऐसे में 140 पा सकते हो, एथिक्स में 140 पा सकते हो, या दूसरे सब्जेक्ट में भी अच्छा नंबर पा सकते हो। लेकिन ऐसे को आपको पढ़ाया जाएगा ज्यादा से ज्यादा 10 दिन या 5 दिन, और शायद पढ़ाया भी ना जाए। एथिक्स के साथ भी यही है। तो इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, बच्चा बोर हो जाएगा, और बच्चा बोर हो जाएगा तो एडमिशन नहीं लेगा। इसीलिए भाई वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरू करो, क्योंकि बात होगी जब हिटलर की, सिकंदर की, तो बच्चा भी खुश और टीचर भी खुश, कोचिंग भी खुश। तो इस तरह मैंने आपको एक कोचिंग का रियल फेस दिखाने की कोशिश की। और किसी टीचर को बच्चे से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट मॉडल है। 10 दिन इधर पढ़ाना है, 10 दिन उधर पढ़ाना है, 600 बच्चों को पढ़ाना है, कोई लगाव ही नहीं है। वादे तो बहुत तरह के हो जाते हैं। गारंटेड सक्सेस सबसे बड़ा एक झूठ है कि गारंटी के साथ आपको सक्सेस दिलवाएंगे। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन हां आज भी अच्छे टीचर हैं, आज भी अच्छी कोचिंगें हैं। पर अब फिर बात करते हैं कॉलेज और कोचिंग की एक साथ। जब बात कॉलेज और कोचिंग की करते हैं तो मैंने अब आपको बताया कि कोचिंग हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज देती है, पर याद रखिएगा अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है, एग्जाम निकालना है, तो सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, और उसके बाद आप जब तैयारी करोगे तब ये एग्जाम निकलेगा। क्योंकि यूपीएससी या सिविल सर्विस एग्जाम बेसिकली एक पर्सनालिटी का एग्जाम है। एक ऑफिसर एप्टीट्यूड आपका होगा। जब एक ऑफिसर एटीट्यूड होगा, जब आपकी पर्सनालिटी मैच्योर होगी,
तभी ये एग्जाम निकलेगा। ये एग्जाम केवल किताबों का नहीं है, वरना सारी किताबें आपको एक रूम में घर में मिल जाएंगी। ये एग्जाम पर्सनालिटी का एग्जाम है। मैं आपको यूपीएससी प्रीलिम्स की अगर बात बताऊं तो प्रीलिम्स का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो आप 2 साल 3 साल 4 साल भी पढ़ते रहो तो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आपका कॉमन सेंस अच्छा है, आपके अंदर एग्जाम में पेशेंस है, आप ये एग्जाम निकाल लोगे। कहा जाता है कि सिविल सर्विस प्रीलिम्स का जब सीसेट का पेपर आता है और जब पहला पन्ना लोग पलटते हैं तो उसी टाइम 50% लोग एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। यहां देखा पहले 4 सवाल और देखा टफ, मुझे नहीं आता, वहीं वो कांपने लगते हैं कि अब क्या होगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, माँ बाप क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, अरे समय निकल गया, घड़ी देखते हैं और इतना परेशान हो जाते हैं कि फिर पूरे सवाल वो नहीं कर पाते। जबकि सीसेट में कुछ सवाल बस टफ होते हैं। पर वही है कि उन्हें अधिकारी चाहिए और अधिकारी का सबसे मेन रोल होता है कि समस्या के सामने घबराना नहीं। इसीलिए यूपीएससी एक ऐसा पेपर सेट करता है जो एक अधिकारी के स्वभाव को समझ सके। और प्रीलिम्स तो केवल छटनी होती है। तो मैं आपसे फिर वही बात बता रहा हूं, जैसे एक मॉक टेस्ट करके बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है हमारी सोसाइटी में। मॉक कराए जाते हैं, अब मॉक पता चला एक कोचिंग है 100 मॉक करा रही है, पेपर की उसकी जो क्वालिटी है, जो क्या ही बोले अब, मतलब अपने ही कोचिंग के नोट्स से सवाल बना लेंगे। अब जो उसकी कोचिंग का नोट्स पढ़े होगा उसी के सवाल सही होंगे, वो भी खुश हो जाएगा कि मेरे इतने अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये कोचिंग अच्छी होगी। और एक ऐसा साइकिल बन जाएगा कि मतलब कोचिंग का नोट्स जो पढ़ेगा वही अच्छे का सवाल करेगा, जो कोचिंग का नोट्स नहीं पढ़ा होगा उसके सवाल सही नहीं होंगे। वो खुश अपना कोचिंग तक पे ही है, यूपीएससी से इसका कोई संबंध नहीं है। पता चला उसके मॉक में 70-80 क्वेश्चन बन रहे थे और यूपीएससी में गए तो 25 क्वेश्चन नहीं बन रहे। यूपीएससी में जो पेपर सेट करते हैं पूरे साल भर में वो 100 सवाल सेट करते हैं और सारे टीचर प्रोफेसर, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे बौद्धिक लोग होते हैं। और कोचिंगों में जो लोग सवाल सेट कर रहे होते हैं वो 3 बार प्रीलिम्स देके पार्ट टाइम जॉब के तौर पे काम कर रहे होंगे। एक सच्चाई, कभी किसी कोचिंग में फोन करिएगा कि मुझे जॉब चाहिए और मेरा 1 बार प्रीलिम्स हुआ है, 2 बार प्रीलिम्स हुआ है और मैं सवाल बना दूंगा, वो आपको रख लेगा। और आप सोचिए कि आप उसी कोचिंग का मॉक भी लगा रहे हैं। यही सेम कॉपी चेक करने में चल रहा है। अच्छे लोग भी हैं नो डाउट, पर हमें ढूंढना पड़ेगा उनको, हमें उनको समझना पड़ेगा। और ये वीडियो मेरा बेसिकली आपको ये बताने के लिए है कि कॉलेज जरूर जाना चाहिए, कॉलेज को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जब तक कॉलेज से आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी तब तक आपका कोचिंग करने का महत्व नहीं रह जाएगा। कोचिंग जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग में करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन क्या मतलब जब आपकी पर्सनालिटी ही अच्छी नहीं है, केवल आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वही है कि आपको साहस नहीं है, करेज नहीं है और आपको तलवार दे दें तो वो तलवार आपके लिए केवल एक बर्डन और बोझ बन जाएगी। हमें साहस, पेशेंस जैसी वैल्यू होगी, जब हमारी पर्सनालिटी होगी तभी वो तलवार काम आएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक चाकू में धार न लग जाए तब तक किसी को पेड़ काटने की कोशिश मत करिए। कुल्हाड़ी में धार लगाइए तब पेड़ काटिएगा, जल्दी कटेगा। और कॉलेज का काम हमारी पर्सनालिटी में धार लगाना ही होता है। और इन सारी बात को अगर मैं समराइज करूं तो मैं यही कहूंगा कि कॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कॉलेज को एंजॉय करिए, कॉलेज में सीखिए, पर मैं ये भी कहूंगा कि आज की डेट में जैसा कंपटीशन बढ़ रहा है उस हिसाब से आप कोचिंग से भी जुड़िए, पर सावधानी के साथ जुड़िए और उतना जुड़िए जितना समय कोचिंग को देना चाहिए और जितना समय कॉलेज को देना चाहिए। दोनों को, मैं किसी को भी इग्नोर मत करिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि एक अच्छे कॉलेज का क्या रोल होता है। आप खुद जानते हैं कि यूपीएससी का जो भी सिलेक्शन होता है उसमें ज्यादातर आईआईटी, जामिया इस्लामिया या अच्छे कॉलेज से होता है। किसी कॉलेज से 15 बच्चे हो रहे हैं, किसी कॉलेज से 10 बच्चे हो रहे हैं, किसी कॉलेज से 25 बच्चे हो रहे हैं, जीतो जैसे संगठन से 10-10, 12-12 बच्चे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एक कॉलेज का रोल है। कभी आपने कोचिंग में एडमिशन इस तरह रिजल्ट नहीं सुना होगा कि एक कोचिंग से 20 और 15 रिजल्ट आ रहे हैं। अगर कोचिंग मात्र एक तैयारी का कंप्लीट सोर्स होता तो फिर एक कोचिंग से 15-20 एडमिशन होने चाहिए ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि
कोचिंग संस्थान से ज्यादा कहीं आपको रिजल्ट अच्छी यूनिवर्सिटी के पास दिखेगा, अच्छे कॉलेज के पास दिखेगा, क्योंकि वो कॉलेज में वो एनवायरनमेंट बन चुका है जो बच्चों के लिए जरूरी है। तो सवाल एनवायरनमेंट का है, वो एनवायरनमेंट ज्यादातर आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मिलेगा, क्योंकि वो पर्सनालिटी को डेवलप करता है। तो इसीलिए मेरी बातों को बहुत सोचिएगा, समझिएगा और प्रॉपर कंक्लूजन में पहुंचिएगा। बस मेरा अंतिम रिक्वेस्ट है कि आप किसी के द्वारा बेवकूफ ना बनाए जाएं। आप जो भी करिएगा अपनी तार्किक, अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ करिएगा, क्योंकि दुनिया में आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। बस आपको उन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है, उनको क्रिटिकल होकर सोचना है, सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। इमोशनल नहीं होना, लॉजिकल होना है। इमोशनल होना भी चाहिए, पर लॉजिकल होते हुए इमोशनल होइए, तब जिंदगी ज्यादा खूबसूरत होगी, हमारे सपने पूरे होंगे और हम एक सही दिशा में बढ़ेंगे। थैंक यू।